नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू वाले में आपका स्वागत है। सभी का स्वागत है इस नई विस्तृत चर्चा में, जहां जानकारी के समंदर से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मोती निकालकर लाए गए हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन बहुत ही खास है। तो विषय है गांधी युग, जो मुख्य रूप से 1919 से 1947 तक के कालखंड को समेटता है। लेकिन देखिए, सिर्फ तारीखों को रटने के बजाय ये चर्चा मोहनदास करमचंद गांधी के जन्म से लेकर उनके निधन तक की पूरी यात्रा का एक गहरा विश्लेषण है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इतिहास को अक्सर सिर्फ तारीखों, संधियों और लड़ाइयों के एक शुष्क पुलिंदे के रूप में देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल बोरिंग सा। वही तो। लेकिन इन क्लास नोट्स के जरिए आज हमारा उद्देश्य उस पुराने ढांचे को तोड़ना है। ये चर्चा सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझने के बारे में है कि वो क्यों हुआ था। सही कहा। सुनने वालों के लिए ये देखना बहुत ही रोचक होगा कि कैसे एक व्यक्ति के साधारण और कई बार बहुत ही कड़वे व्यक्तिगत अनुभव धीरे धीरे एक विशाल जन आंदोलन की शक्ल ले लेते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि सूचनाओं और घटनाओं को जोड़कर जब एक बड़ी तस्वीर देखी जाती है, तब जाकर असल इतिहास समझ आता है। ये नजरिया वाकई घटनाओं को देखने का तरीका बदल देता है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर चलते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के तटीय इलाके पोरबंदर में उनका जन्म होता है। एक बेहद पारंपरिक माहौल में। हाँ, पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई। और जैसा कि उस दौर का चलन था, 1883 में कस्तूरबा गांधी से उनका विवाह हो गया। जो बात अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं में पीछे छूट जाती है वो है उनका अपना पारिवारिक संघर्ष, मतलब उनके निजी जीवन की चुनौतियां। हाँ, जैसे उनके 4 बेटे थे। 1888 में हरिलाल का जन्म हुआ और 1892 में मणिलाल। फिर 1897 में रामदास और 1900 में देवदास। लेकिन इन सबसे पहले 1885 में उनके पहले बेटे का जन्म हुआ था, जो दुर्भाग्य से कुछ ही दिन जीवित रह सका। ये एक बहुत बड़ा सदमा रहा होगा। इसके अलावा स्रोत ये भी बताते हैं कि लक्ष्मी नाम की एक बेटी को भी गोद लिया गया था। इन व्यक्तिगत विवरणों पर ध्यान देना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस महापुरुष का मानवीकरण करते हैं। एक युवा पिता के रूप में अपने पहले बच्चे को खोने का जो गहरा आघात होता है, वो किसी भी इंसान के सोचने समझने के नजरिए को भीतर तक बदल सकता है। इंसान के निजी अनुभव ही उसके सार्वजनिक जीवन की नींव रखते हैं। बिल्कुल। जब हम किसी को महात्मा कहते हैं तो अक्सर उनके निजी जीवन के दुख दर्द को भूल जाते हैं। ये पारिवारिक ढांचा और व्यक्तिगत क्षति उस इंसान की मानसिकता को समझने में एक खिड़की की तरह काम करती है, जो आगे चलकर पूरे देश का पिता बनने वाला था। वहीं अनुभव उन्हें एक बिल्कुल नई दुनिया में ले गए। बात 1893 की है। लगभग 24 साल का एक युवा वकील दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी का कानूनी केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचता है। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी। नहीं, ये तो एक पेशेवर असाइनमेंट था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दिशा ही बदल दी। उनके पास ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे का टिकट था, लेकिन नस्ल भेद के कारण उन्हें डिब्बे से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन की उस सर्द रात को इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक माना जाता है। कल्पना करने वाली बात है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास यात्रा करने का पूरा कानूनी अधिकार है, उसे सिर्फ उसकी चमड़ी के रंग के कारण अपमानित करके स्टेशन पर फेंक दिया जाता है। ये अन्याय का एक ऐसा क्रूर चेहरा था जिसका सामना उन्हें सीधे तौर पर करना पड़ा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अपमान ने एक अनियंत्रित गुस्से को जन्म नहीं दिया, बल्कि एक अनुशासित विद्रोही को गढ़ा। दक्षिण अफ्रीका केवल एक जगह नहीं रह गया था, वह उनके राजनीतिक और सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला बन गया। यहीं से भविष्य के आंदोलनों की नींव पड़ी। और उस प्रयोगशाला में उन्होंने जो प्रयोग किए वे सिर्फ तात्कालिक विरोध तक सीमित नहीं थे। उन्होंने एक पूरा ढांचा तैयार किया। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई ताकि लोगों को संगठित किया जा सके। और फिर विचारों को फैलाने के लिए 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया गया। हाँ, और 1904 में फीनिक्स आश्रम बना और फिर 1906 में पहला सत्याग्रह हुआ। और 1909 आते आते उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी प्रकाशित कर दी। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि वे महज विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि एक सिस्टम बना रहे थे। संस्थाओं का निर्माण करना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। बिल्कुल।
एक अखबार से विचार दूर दूर तक फैलते हैं, एक आश्रम से ऐसे कार्यकर्ता तैयार होते हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हों, और एक संस्था से आंदोलन को वो ढांचा मिलता है जो उसे लंबे समय तक टिकाए रख सके। फीनिक्स आश्रम कोई साधारण जगह नहीं थी, वो सत्याग्रहियों की ट्रेनिंग का केंद्र था। बिना इन संस्थाओं के विरोध केवल एक भीड़ का गुस्सा बनकर रह जाता है। दक्षिण अफ्रीका के इस ट्रेनिंग ग्राउंड ने उन्हें वो अहिंसक हथियार दिए जिनका इस्तेमाल वे भारत में करने वाले थे। इसके बाद वो ऐतिहासिक दिन आता है 9 जनवरी 1915। लगभग 45 वर्ष की आयु में उनकी भारत वापसी होती है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना देखने को मिलती है। हाँ, कैसरे हिंद वाली बात। बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नर होर्डिंग द्वारा उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सोचना कितना अजीब लगता है कि जिस ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें वे आगे चलकर उखाड़ने वाले थे, शुरुआत में उसी सत्ता ने उनके गले में सम्मान का मेडल डाला था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो भारत वापसी के समय उनका रूप एक कट्टर विद्रोही का नहीं था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली में थोड़ा बहुत विश्वास रखते थे। लेकिन यहीं पर उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का प्रभाव सामने आता है। गोखले ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में कूदने से पहले पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए। देश की जमीनी हकीकत, गरीबी और असली समस्याओं को अपनी आंखों से देखना जरूरी है। एक नेता को ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं, बल्कि अपनी जनता के बीच जाकर ही उनकी नब्ज पहचाननी आनी चाहिए। और ये सलाह अचूक साबित हुई। पूरे देश को करीब से देखने के बाद जमीनी आंदोलनों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। फिर 1917 का चंपारण सत्याग्रह। हाँ, जहां नील की खेती करने वाले शोषित किसानों के हक में आवाज उठाई गई। इसके तुरंत बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल। ये कोई आम राजनीतिक रणनीति नहीं थी। ये किसानों, मजदूरों और आम लोगों को ये विश्वास दिलाना था कि कोई उनके लिए जमीन पर उतर के लड़ रहा है। ये शुरुआती आंदोलन इस बात का प्रमाण थे कि सत्याग्रह का हथियार भारतीय जमीन पर भी काम कर सकता है। लेकिन भारतीय इतिहास में असली उथल-पुथल का वर्ष साबित हुआ 1919। इस वर्ष की घटनाओं ने पूरी राजनीतिक हवा का रुख ही मोड़ दिया। 1919 का साल वाकई घटनाओं से भरा हुआ था। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन के समर्थन में उन्होंने अपनी वो कैसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। और फिर वो काला कानून। हाँ, 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इसे बिना वकील, बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट और बिना किसी कारण के 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। ये सीधे तौर पर नागरिक अधिकारों का हनन था, जहां अदालत का कोई दखल ही नहीं था। ऐसे क्रूर कानून के खिलाफ पूरे देश का उबलना स्वाभाविक था। विरोध प्रदर्शन हर जगह हो रहे थे और इसी विरोध के चलते 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग एक शांतिपूर्ण जनसभा के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन वहां जनरल डायर ने जिस क्रूरता का परिचय दिया, वो मानवता के इतिहास पर एक कलंक है। निहत्थे और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गईं। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि ब्रिटिश साम्राज्य अपने शासन को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस भयानक त्रासदी के बाद ब्रिटिश सरकार ने जांच के नाम पर हंटर कमीशन का गठन किया, जो असल में दोषियों को बचाने की एक खानापूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। इस विभत्स घटना और उसके बाद के नाटक से आहत होकर महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। ये जानना भी ऐतिहासिक न्याय के नजरिए से अहम है कि स्रोत के तथ्यों के अनुसार इस क्रूरता के जिम्मेदार जनरल डायर को 1942 में उधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि 1919 की इन घटनाओं के बाद ब्रिटिश न्याय पर से भारतीयों का बचा खुचा भरोसा भी पूरी तरह उड़ गया। अब याचिकाओं और अपीलों का दौर खत्म हो चुका था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ये एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त संदेश था। स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी कपड़े, हर उस चीज का बहिष्कार किया जाने लगा जो ब्रिटिश सत्ता से जुड़ी थी। ये एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन ने सच में अंग्रेजी हुकूमत को लकवाग्रस्त कर दिया था। आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक घटना घट जाती है। एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस फायरिंग के जवाब में क्रोधित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी,
जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा की खबर सुनते ही जो फैसला लिया गया उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। 12 फरवरी 1922 को पूरा असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया गया। ये कदम अहिंसा के प्रति उनके उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है जिसे समझना आम राजनीतिक समझ से परे है। उनके लिए सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना ही काफी नहीं था, उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी पूरी तरह पवित्र और अहिंसक होना चाहिए था। खून खराबे से मिली आजादी उन्हें स्वीकार नहीं थी। ये यकीनन एक ऐसा फैसला था जिसने कई बड़े नेताओं को निराश किया होगा। और जब इतना बड़ा जन आंदोलन अचानक रुकता है तो एक राजनीतिक शून्य पैदा होता है। इसी शून्य को भरने के लिए 1923 से 1928 के बीच कई अलग अलग धाराएं उभरी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक ट्रिविया ये है कि 1924 के बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, सिर्फ एक बार। दूसरी तरफ 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की ताकि व्यवस्था के भीतर रहकर चुनाव लड़कर विरोध किया जा सके। और इसी दौर में क्रांतिकारी गतिविधियां भी तेज हुईं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 9 अगस्त 1925 का काकोरी ट्रेन एक्शन था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे शूरवीरों ने सरकारी खजाना लूटा, जिसके लिए उन्हें 1927 में फांसी दे दी गई। यह दौर दिखाता है कि लक्ष्य एक ही था, लेकिन रास्ते अलग अलग तलाशे जा रहे थे। यह राजनीतिक विविधता उस दौर की खासियत थी। लेकिन फिर 1928 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को दोबारा एक कर दिया। साइमन कमीशन का भारत आगमन। 3 फरवरी को जब यह कमीशन भारत पहुंचा तो हर तरफ साइमन गो बैक के नारों से उसका स्वागत हुआ। इसका कारण बहुत स्पष्ट और अपमानजनक था। ये कमीशन भारत के राजनीतिक और संवैधानिक भविष्य का फैसला करने आया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था। ये एक पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। इसी कड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनका निधन हो गया। इस शहादत ने देश भर में फैले गुस्से में घी का काम किया। उस उबलते हुए गुस्से को अब एक सही दिशा देने की जरूरत थी, और वो दिशा सामने आई 12 मार्च 1930 को। ये दांडी मार्च का दिन था। 61 साल का एक व्यक्ति अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की लंबी पैदल यात्रा पर निकल पड़ता है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, और फिर 6 अप्रैल 1930 को समंदर के किनारे पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा गया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शंखनाद हुआ। ये सोचने वाली बात है कि विरोध के लिए नमक को ही क्यों चुना गया। नमक एक ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी जरूरत अमीर से लेकर सबसे गरीब इंसान तक को होती है। उस पर टैक्स लगाना आम इंसान की जीने के अधिकार पर टैक्स लगाने जैसा था। ये उनकी रणनीतिक समझ का एक शानदार उदाहरण था। नमक को प्रतीक बनाना एक जनसंपर्क का मास्टर स्ट्रोक था। इसने ब्रिटिश सरकार को भारी दबाव में ला दिया। उसी कूटनीतिक दबाव का नतीजा था 1931 का गांधी इरविन पैक्ट, जहां 11 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई। इसका मुख्य एजेंडा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित करना था। लंदन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में ये सम्मेलन हो रहे थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो ऐतिहासिक चर्चाओं में दर्ज है वो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, जो समाज के सबसे हाशिए पर खड़े वर्ग की आवाज वहां उठा रहे थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से कोई बहुत ठोस राजनीतिक नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन उसके बाद भारत में एक और ऐतिहासिक समझौता हुआ जो था 1932 का पूना पैक्ट। एक ऐसा मोड़ था जहां समाज के भीतर के बंटवारे को रोकने की कोशिश की गई थी। पूना पैक्ट का भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में बहुत गहरा महत्व है। ये गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच का एक कूटनीतिक और सामाजिक समझौता था। जब दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की बात आई तो ये डर पैदा हुआ कि इससे समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। पूना पैक्ट के जरिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। अलग निर्वाचक मंडल की मांग को छोड़कर प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ये कदम स्पष्ट करता है कि कैसे दो अलग अलग विचारों वाले कद्दावर नेता, जब बात व्यापक हित की हो तो वैचारिक मतभेदों के बावजूद एक मंच पर आकर समाधान निकाल सकते हैं। ये सहमति और संवाद की बहुत बड़ी मिसाल थी। इस बिंदु के बाद से भारत आजादी के अंतिम चरण की ओर तेजी से बढ़ने लगा था।
1940 का दशक आते आते हवाएं पूरी तरह बदल चुकी थीं। 1940 में ही चौधरी रहमत अली ने एक नाम सुझाया था, पाकिस्तान, और देश के विभाजन की मांग ने एक ठोस आकार लेना शुरू कर दिया था। लेकिन उससे पहले अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना जरूरी था। 1942 में एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में वो ऐतिहासिक नारा गूंजा, करो या मरो। जो विचारधारा हमेशा शांति और धैर्य की बात करती थी, उसने अब एक आर पार की लड़ाई का आवाहन कर दिया था। ये गजब का बदलाव था। वैसे नमू मैम के नोट्स में एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ा गया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे इतिहास के पन्नों में खोजना किसी के लिए भी काफी रोमांचक हो सकता है। 1942 के इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब भारत पर राज करना अंग्रेजों के बस की बात नहीं रही। द्वितीय विश्व युद्ध ने भी ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। दिसंबर 1946 में आजाद भारत का भविष्य और संविधान तय करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में 1935 के भारत सरकार अधिनियम की रूपरेखा का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन आजादी का ये सफर माउंटबैटन योजना के तहत एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई लेकर आया, देश का बंटवारा, और अंततः दशकों के लंबे, अनथक और अभूतपूर्व संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। एक बहुत लंबी रात के बाद आखिरकार आजादी का सूरज निकला। लेकिन इस जीत के साथ विभाजन की जो त्रासदी जुड़ी थी, उसने इस खुशी को आधा कर दिया। और इस पूरे सफर का सबसे त्रासद अध्याय तब लिखा गया जब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। उस दिन सिर्फ एक व्यक्ति की सांसें नहीं रुकी, बल्कि एक पूरे युग का अंत हो गया। जीवन भर सत्य और अहिंसा का प्रयोग करने वाले का अंत इतनी भयानक हिंसा से होगा, ये कल्पना से परे था। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि एक अहिंसा के पुजारी का अंत गोलियों से होना समाज के गहरे अंतर्विरोधों के बारे में क्या कहता है। ये एक ऐसी घटना है जो हमेशा इस बात की याद दिलाती रहेगी कि शांति का मार्ग अक्सर सबसे खतरनाक मार्ग होता है। इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर समेटा जाए तो कुछ बातें बहुत साफ उभर कर आती हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो पोरबंदर की साधारण गलियों से निकला, जिसने अपने निजी जीवन के आघातों को झेला, दक्षिण अफ्रीका में अपमान सहा, उसने इन्हीं अनुभवों को अपनी ताकत बना लिया और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और विरोध के बिल्कुल अनूठे तरीकों से पूरे राष्ट्र का राष्ट्रपिता बन गया। आज के इस दौर में जहां हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी सूचनाओं के समुद्र में गोते खा रहे हैं और हर चीज का तुरंत परिणाम चाहते हैं, ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। ये समझना कि धैर्य रखना, एक दूरगामी रणनीति बनाना और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपने मूल सिद्धांतों पर अड़िग रहना आज भी उतनी ही बड़ी ताकत है जितनी 100 साल पहले थी। आज की चर्चा में एक पहलू जो बार बार उभर कर आया, वो था सिद्धांतों के प्रति उनकी अडिगता। 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को अचानक रोक दिया, तो वो कोई आसान फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा वैचारिक बिंदु है जो एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा करता है। अगर उस दिन वो आंदोलन वापस नहीं लिया गया होता तो क्या भारत की आज़ादी का इतिहास कुछ और ही होता? क्या किसी बड़े लक्ष्य तक जल्दी पहुंचने के लिए अपने मूल सिद्धांतों से समझौता कर लेना चाहिए, या फिर अल्पकालिक जीतों को त्याग कर अपने मूल्यों पर टिके रहना ही सच्ची जीत है? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज के जीवन पर भी लागू होता है, और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी वैचारिक मंथन के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इतिहास सिर्फ उन घटनाओं की सूची नहीं है जो बीत चुकी हैं, बल्कि ये उन रास्तों का नक्शा है जो आने वाले कल की दिशा तय करते हैं। ज्ञान की इस खोज में हमेशा उत्सुक बने रहना चाहिए और नए सवाल उठाते रहना चाहिए। नमस्कार।